नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं दोबारा से जूलॉजी की विभिन्न ब्रांचों के बारे में, शाखाओं के बारे में, जो कि सभी जितने भी हमारे कंपटीशन हैं उन सब से संबंधित हैं। और अधिकांशतः कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं टॉपिकों से लिए जाते हैं। कम से कम आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए हर पेपर में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएसआईआर का, किसी के अंदर भी इसको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। इनमें से पहली ब्रांच है अपनी जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ एनिमल। तो जंतुओं के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं, जिसके फादर हैं आपके अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। जू का मतलब होता है एनिमल्स और लोगोस का मतलब स्टडी। इसका मतलब थोड़ा क्लियर हो जाता है कि एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्राणियों के शारीरिक संगठन, उनके ऊतकीय संगठन और उनके वर्गीकरण और विभिन्न जीवों के अलग अलग विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है अपनी साइटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। क्यों? क्योंकि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। तो कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और जितनी भी सजीव होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, अर्थात टू स्टडी ऑफ द सेल। कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर हम कोशिका की संरचना, कोशिका का संगठन, कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के कार्य, कोशिकाओं की उपापचय क्रियाएं, कोशिकाओं की श्वसन क्रियाएं, कोशिकाओं की उत्सर्जन संबंधी क्रियाएं और कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो कोशिका विज्ञान अपने आप में काफ़ी बड़ी विज्ञान मानी जाती है। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार कोशिका की खोज की थी। 1665 में पहली बार कोशिका की खोज की गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम हिस्टोलॉजी, यानी कि जब उत्पत्ति तथा कार्य के आधार पर निर्मित होने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक नई संरचना बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक। ऊतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जब हम किसी प्राणी के औतिकीय, यानी कि हम बात करें कि अगर ऊतक स्तरों के आधार पर शारीरिक संगठन का अध्ययन करना चाहें या ऊतकों का अध्ययन करना चाहें या किसी भी अंग की आंतरिक संरचना का ऊतकों के आधार पर अध्ययन करने का चाहते हैं, तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी कि हिंदी में इसको औतिकी कहा जाता है। औतिकी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान, यानी कि हम सजीव में ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है अपनी मायोलॉजी। इसमें एक शब्द है आपका मायोन्स। शब्द है अपना मायोन्स, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। और मायोन्स का मतलब होता है मसल्स, यानी कि पेशियाँ। पेशियों का अध्ययन, अर्थात हम कह सकते हैं पेशियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द मसल्स। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और मानव के अंदर लगभग 14 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। अगर हम मानव की बात करें तो मानव के अंदर 14 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं और पेशियों में संकुचन की क्षमता पाई जाती है। और ये एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी होती हैं, जिसमें कैल्शियम तथा एटीपी पेशियों को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली अपनी फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, से हम CNS के नाम से भी जानते हैं। और जितनी भी ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन होता है वो ब्रेन द्वारा किया जाता है। मानव की बात करें तो मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ, 12 पेरिनियल पाई जाती हैं तथा मानव का मस्तिष्क 4 भागों में बटा होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस। इन भागों से मिलकर के मानव के मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो मस्तिष्क के, यानी कि ब्रेन की स्टडी को हम फ्रेनेलॉजी के नाम से जानते हैं। तो स्टडी ऑफ द ब्रेन कॉल्ड फ्रेनेलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि ये शरीर के समन्वय केंद्र से संबंधित है और समन्वय केंद्र में हमारा तंत्रिका तंत्र भी शामिल किया जाता है। और ब्रेन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अगली शाखा है अपनी क्रेनियोलॉजी। इसमें पहला शब्द है अपना क्रेनियम।
पहला शब्द है अपना क्रेनियम, और क्रेनियम एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्कल यानी कि खोपड़ी या कपाल। तो कपाल यानी कि स्कल को हम क्रेनियम कहते हैं, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और कंकाल तंत्र का भाग होता है। तो क्रेनियम यानी कि कपाल के अध्ययन को हम क्रेनियोलॉजी कहते हैं। अगर हम किसी भी विभिन्न प्राणियों में कपाल का अध्ययन करना चाहें तो हमें वीर जीव विज्ञान की क्रेनियोलॉजी शाखा के अंतर्गत करना होगा। तो क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत हम केवल मानव की सहित अन्य प्राणियों के कपालों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है अपनी न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका को माना जाता है, और ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने में हमारी सहायता करती हैं। और तंत्रिका तंत्र हमारे बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण करता है और मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा योगदान है। यानी कि टू स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, और इसकी इकाई न्यूरॉन कहलाती है, जिसे हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है अपनी ये मायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। अगली ब्रांच है अपनी एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी, लॉजी यानी कि लोगोस यानी कि टू स्टडी, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अंतःस्रावी तंत्र उन तंत्रों को कहा जाता है जो कि अपने स्रावों को रक्त के अंदर छोड़ती हैं और हमारी उपापचय क्रियाओं के संचालन में हमारी सहायता करती हैं, जो कि अधिकांशतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन या हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रोटीन हार्मोन और कुछ प्रोटीन एंजाइम्स के नाम से जानी जाती हैं, और ये हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर के जैविक क्रियाओं के संचालन में हमारा योगदान करती हैं। तो ऐसी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर के आपस में एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी उन ग्रंथियों को शामिल किया जाता है जो कि अपने प्रोटीन प्रकृति के स्रावों को रक्त के अंदर छोड़ती हैं और रक्त उनको शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करता है और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि, इन्हें हम दूसरी भाषा में नॉन डक्टस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनका अध्ययन हमारा कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। अगली शाखा है अपना न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है कि हम इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों का क्रियाविधि को एक सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। क्योंकि अकेला ना तो नर्वस सिस्टम हमारी समन्वय क्रिया को संचालित कर सकता है और ना ही अकेला एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र हमारी शरीर की जैविक क्रियाओं का संचालन कर सकता है। तो समन्वय क्रियाओं के संचालन के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर के सम्मिलित रूप से भूमिका निभाते हैं, सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, और इन्हीं के सम्मिलित कार्यों का अध्ययन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अक्सर ये क्वेश्चन डाउट में रहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी ऑल्सो। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिकॉज only to study of the endocrine system called the endocrinology, but the combined study of neurons and endocrine system called the neuroendocrinology. Next branch is the gastrology. नाम से ही मालूम चल रहा है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ गैस्ट्रस। गैस्ट्रस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पाचन या किसी भी चीज़ को तोड़ना। एक एंजाइमेटिक प्रक्रिया है, एंजाइम की उपस्थिति में की जाती है और पाचक रसों की उपस्थिति में की जाती है, इसीलिए हम इसको
गैस्ट्रस यानी कि डाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इसीलिए विज्ञान की एक शाखा बनती है जिसका नाम है गैस्ट्रोलॉजी, यानी कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक अर्थ से हम कहते हैं हमारी संपूर्ण आहार नाल और जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं उनकी संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कौन सी ग्रंथि किस प्रकार के पाचक रस का निर्माण करेगी और पाचक रस हमारे भोजन के पाचन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन चीज़ों का अध्ययन अगर करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी ब्रांच है आपकी गैस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है अपनी नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड CSIR, नेट एंड JRF। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट मानी जाती है, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है नेफ्रॉन को, क्योंकि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और ब्लड से यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करती है। तो किडनी को हम रीनल ऑर्गेन के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए नेफ्रोलॉजी को रीनल बायोलॉजी भी कहा जाता है। रीनल बायोलॉजी के अंदर हम किडनी सहित अन्य सभी ऐसे कोशिका तथा ऐसे अंग और ऐसे तंत्र जो कि उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से छानने की क्रिया में भाग लेते हैं, उनको हम यानी कि उनकी स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी या रीनल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्यों नेफ्रोलॉजी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो वृषण की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है और नेफ्रॉन एक फंक्शनल इकाई यानी कि क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम नेफ्रोलॉजी का नाम देते हैं, जिसका दूसरा नाम है रीनल बायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन नीट। नेक्स्ट है अपनी ऑर्थ्रोलॉजी। ऑर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है कि शरीर में जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, और संधियां हमारी ज़्यादातर कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र के बीच में पाई जाती हैं। तो उन संधियों के अध्ययन को यानी कि हम कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम एंड देयर जॉइंट्स और उनकी संधियों का अध्ययन ऑर्थ्रोलॉजी कहलाता है। कि इसमें एक शब्द लिखा हुआ ऑर्थ्रोज। ऑर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट। जॉइंट हमेशा कंकाल और पेशियों में मिलता है, तो कंकाल का अध्ययन यानी कि कंकाल तंत्र का अध्ययन और उनके संबंधित संधियों का अध्ययन ऑर्थ्रोलॉजी कहलाता है। और ये हड्डी विज्ञान के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण शाखा है, इसे हड्डी विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अगली है अपनी गायनेकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन प्रेजेंट टाइम और सबसे ज़्यादा चलने वाली शाखाओं में एक है आपकी ये गायनेकोलॉजी, जो कि एक महिला एवं प्रसूति रोग विज्ञान के नाम से भी जानी जाती है। जितने भी हमारे गायनेकोलॉजी सेंटर होते हैं उन पे या तो मादा जनन संबंधी क्रियाओं में होने वाली जितनी भी कमियां हैं उनके उपचार से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं और उनका निदान किया जाता है, और उनसे संबंधित जनन संबंधी कितनी भी बीमारियां हों या जैसे कि भ्रूण का विकास नहीं होता, गर्भाशय में विकृतियां हैं, निषेचन नहीं हो पा रहा, अंडे का निर्माण नहीं हो पा रहा, अंडा प्रॉपर साइज का नहीं बन पा रहा है, जनन हार्मोन स्रावित नहीं हो पा रहे हैं, या फिर किसी भी कारण से गर्भपात बार बार हो रहा है, या फिर हमारे गर्भ निरोधक जितने भी उपचार किए जाते हैं वो गायनेकोलॉजी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस, तो हिप्पोक्रेटिस नामक जो वैज्ञानिक हैं इनको फादर ऑफ गायनेकोलॉजी, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो गायनेकोलॉजी के फादर तो हिप्पोक्रेटिस हैं, लेकिन गायनेकोलॉजी के अंतर्गत जनन संबंधी और उनसे संबंधित बीमारियों का उपचार, निदान आदि का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है ये। और अगली शाखा है अपनी ऑबिस्थोलॉजी। ऑबिस्थोलॉजी का मतलब होता है अंडों का अध्ययन। अधिकांशतः गायनेकोलॉजिस्ट सेंटरों के पास, हॉस्पिटल जो होते हैं गायनेकोलॉजी जो सेंटर होते हैं
उनके पास एक अक्सर एक शब्द लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑबिस्टोलॉजी। ऑबिस्टोलॉजी का मतलब होता है मानव में जो बनने वाले अंडे हैं उनकी क्रियाविधि और उनकी आकार, संरचनाएं, व्यवहार, उनकी प्रकृति, निषेचन की क्षमता आदि के बारे में उनका अध्ययन करना ही ऑबिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ऑबिस्टोलॉजी के अंदर मानव जैसे प्राणियों के अंडों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अपना ऑफ्थेल्मोलॉजिक। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मिक का मतलब होता है विज़न। विज़न का मतलब होता है देखना, और देखने का काम हमारे शरीर में एक संवेदी अंग करता है जिसका नाम है आँखें, नेत्र, आइज़। तो हमारी आँखों से संबंधित, देखने संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का उपचार करने के लिए हमें आइज़ का अध्ययन करना होता है। तो नेत्र के अध्ययन के लिए हमारी विज्ञान चलती है, इसका नाम है ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मिक नर्व जो है हमारे शरीर की कपाली तंत्रिकाओं में शामिल की जाती है, जिनकी संख्या 2 जोड़ी होती है। यानी कि ये हमारी आँखों में संवेदी अंगों के रूप में कार्य करते हैं और इनकी सूचनाओं को तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है और ये प्रकाश के प्रति उद्दीपन व्यक्त करती हैं। अगली अपनी ऑटेलॉजी। ऑटेलॉजी का मतलब होता है ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम का मतलब हुआ ईयर, यानी कि कान। यानी कि कान हमारे शरीर में एक संवेदी अंग के रूप में तो कार्य करते ही हैं, लेकिन एक संतुलन स्थापित करने वाले अंग भी माने जाते हैं, जो कि बाह्य वातावरण में ध्वनि संबंधित कोई भी उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो कर्ण संबंधी जितने भी विकार हैं, उनके उपचार हैं, उनका निदान है, उनको ऑटेलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट ब्रांच नहीं है, लेकिन ये आपका ये ऑफ्थेल्मिक जो है, ऑबिस्टोलॉजी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है और क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है ज़्यादातर। अगला है अपना कार्डियोलॉजी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स। बिकॉज कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है और ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर हम सजीवों के अंदर हृदय के विकास की बात करें तो सबसे पहले एक कोष्ठी हृदय आए, उसके बाद द्विकोष्ठी हृदय आए, उसके बाद त्रिकोष्ठी हृदय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद जटिल 4 कोष्ठी हृदय का निर्माण किया गया है। इसके अलावा और बात करना चाहें तो हृदय हमारा 2 प्रकार का होता है। मानव सहित धरती पर अन्य प्राणी और भी हैं जिनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और धमनियों के और सिराओं के अंदर रक्त का प्रवाह होता है। तो उनमें रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में एक पेशी तंत्र पाया जाता है। मानव के शरीर में एक पेशी तंत्र पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियम, हृदय यानी कि हार्ट। यानी कि मानव के अंदर पेशीजन्य यानी कि मायोजेनिक प्रकार का कार्डियम यानी कि हार्ट पाया जाता है। इम्पोर्टेंट फॉर द नीड कि मानव में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, मायोजेनिक कार्डियम पाया जाता है, यानी कि इसकी क्रियाविधियों को पेशियां नियंत्रित करती हैं, यानी कि मानव के हृदय में संकुचन पेशियों द्वारा किया जाता है। और पेसमेकर भी हमारा एक प्रकार का पेशी है जो कि संकुचन उत्पन्न करता है हृदय के अंदर, जो कि 2 प्रकार का संकुचन करता है, सिस्टोल और डायस्टोल, जिसके थ्रू हमारे शरीर की धमनी तथा स्राव में रक्त का प्रवाह किया जाता है। लेकिन धरती पर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनमें हृदय नहीं है लेकिन फिर भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कि एम्फिऑक्सिस अकेला एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हुए भी इनमें कार्डियम यानी कि हार्ट नहीं पाया जाता। अगली इंपॉर्टेंट बात है अपनी, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय संबंधी विकारों का और हृदय की संरचना का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है आपकी हेपेटोलॉजी। हेपेटिक का मतलब होता है यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि मानी जाती है और इस पाचक ग्रंथि की खास बात यह है कि एक से अधिक प्रकार के कार्यों को संपादित कर सकता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, किडनी द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि किडनी का काम तो केवल रक्त में से यूरिया को छानने का है, लेकिन यूरिया का निर्माण यकृत करता है, जिसके अंदर ऑर्निथिन नामक एक चक्र चलता है जिसमें नाइट्रोजन अपशिष्टों को यूरिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
शरीर में अगर ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदलने का कार्य भी लिवर द्वारा किया जाता है, और भोजन न मिलने की स्थिति में ग्लाइकोजन को फिर दोबारा से ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य भी यकृत करता है। अंडे देने वाले प्राणियों के अंदर पीतक का संश्लेषण भी यानी कि विटेलोजेनेसिस की प्रक्रिया, पीतक जनन की प्रक्रिया यकृत के अंदर संपन्न होती है, और यकृत को हमारे शरीर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक प्रकार की विशिष्टीकृत मैक्रोफेज प्रकार की WBC पाई जाती है, जिन्हें कुफ्फर सेल्स के नाम से जाना जाता है। और कुफ्फर एक वैज्ञानिक का नाम है जिनके सम्मान में इसको कुफ्फर नाम दिया गया था। तो कुफ्फर सेल्स के अंदर मरी हुई कोशिकाओं के भक्षण का कार्य किया जाता है, इसलिए इसको हमारे शरीर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है, लिवर, यकृत। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है जो कि अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। तो यकृत का अध्ययन यानी कि लिवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि यकृत को हम विज्ञान की भाषा में हेपेटिक कहते हैं, मेडिकल टर्म में इसको हेपेटिक कहा जाता है। अगला है अपना डर्मेटोलॉजी। डर्मा का मतलब होता है स्किन या आवरण या त्वचा या फिर स्तर, और दूसरा शब्द है अपना लॉजी यानी कि लोगोस। हम कह सकते हैं स्किन जैसी आवरण का अध्ययन अर्थात त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, और त्वचा की जितनी भी व्युत्पन्न संरचनाएं हैं उनका अध्ययन भी डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगला है अपना ओडोंटोलॉजी। ओडोंट का मतलब होता है टीथ, टीथ यानी कि दांत। जब दांतों की बात होती है तो जबड़ों की भी बात होती है। तो मानव के अंतर्गत या अन्य प्राणियों के अंतर्गत जब दांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है अपना हेमेटोलॉजी। हीम माने होता है रक्त, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। और मानव शरीर में रक्त का निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में किया जाता है, और अस्थि मज्जा का निर्माण मीजोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान मीजोडर्म से कंकाल का निर्माण होता है, और कंकाल की बड़ी अस्थियों के अंदर कुछ खोखले स्थानों पर एक तरल ऊतक भरा होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर रक्त के निर्माण की क्रिया हेमेटोपोएसिस कहलाती है। रक्त निर्माण की क्रिया हेमेटोपोएसिस कहलाती है, और हेमेटोपोएसिस का मतलब है रक्त का निर्माण अर्थात रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और मानव के अंदर एक रक्त एक तरल ऊतक है जिसमें ऑक्सीजन के वहन का काम हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ जब रक्त की बात करते हैं तो इसकी एक साइड ब्रांच निकलती है, इसका नाम है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र। तो इम्यूनिस का मतलब होता है फ्री ऑफ बर्डन यानी कि बोझ से मुक्ति पाना। तो मानव शरीर के ऊपर बोझ बीमारियां और सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे शरीर पर परजीवी रूप से पाए जाते हैं, और कई प्रकार के संक्रमण और एलर्जी संबंधी क्रियाओं से जुड़े होते हैं। तो मानव में जब ये विकार उत्पन्न करते हैं तो इनसे मुक्ति पाने की जो क्रिया है उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत इम्यून सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमारी WBC को शामिल किया जाता है जो कि एक रक्त का भाग मानी जाती है। उसके बाद है ट्राइकोलॉजी। ट्राइकस का मतलब होता है हेयर, यानी कि ऐसी एक अतिरिक्त संरचनाएं जो कि शरीर पर रोम के रूप में पाई जाती हैं उन्हें ट्राइका कहा जाता है। और ट्राइका का मतलब होता है हेयर यानी कि बाल। तो अर्थात बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है, जो कि एक्चुअल में डर्मेटोलॉजी की एक शाखा है। तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा और उससे संबंधित जितनी भी व्युत्पन्न संरचनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो बाल हमारी त्वचा की ही व्युत्पन्न संरचनाएं मानी जाती हैं। अगली महत्वपूर्ण शाखा है अपनी जेनेटिक्स। इसके बिना तो बायोलॉजी अधूरी है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में तो आप जानते हैं मेंडल, लेकिन बात यह आती है कि जेनेटिक्स शब्द मेंडल द्वारा नहीं दिया गया, जबकि W. बेटसन यानी कि विलियम बेटसन द्वारा नामक वैज्ञानिक द्वारा ये जेनेटिक्स शब्द दिया गया है। जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जैन शब्द से हुई है। जैन का मतलब होता है टू बिकम या टू ग्रो, यानी कि किसी भी लक्षण का आना या किसी भी लक्षण में वृद्धि होना जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स के अंदर किसी भी आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण और उसके द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं का अर्थात हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं।
जेनेटिक्स आपकी एक आधुनिक ब्रांचों से भी शामिल है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम जेनेटिक्स का उपयोग करते हैं, तो उसके बिना तो हम इसको आगे लेके ही नहीं चल सकते। नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है जेनेटिक्स, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है बायोलॉजी में। अगला है अपना इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो धरती पर सजीव पाए जाते हैं, किसी भी आवास में पाए जाते हों, तो उनका बाह्य वातावरण के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसे हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यानी कि इसमें प्राणी और सजीव और अन्य बाह्य वातावरणीय कारकों के बीच में जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको हम उसके रिलेशन को यानी कि उनके आपसी संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी इज अ ब्रांच टू डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है अपना इथोलॉजी। इथोस का मतलब होता है बिहेवियर, कि किसी भी प्राणी का बिहेवियर यानी कि व्यवहार कैसा है। जब हम किसी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी कि वो शाकाहारी है, आक्रामक है, शांत स्वभाव का है, मांसाहारी है, कि उनमें पेरेंटल लक्षण है, पैतृक लक्षण का गुण पाया जाता है, वो घोंसले बनाते हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, दुग्ध पिलाते हैं, तो ये सारी क्रियाएं प्राणियों के व्यवहार से संबंधित होती है। तो जीव विज्ञान के अंदर यानी कि जूलॉजी के अंदर एक शाखा चलती है जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर, जिसे हम इथोलॉजी यानी कि प्राणी व्यवहारिकी के नाम से जानते हैं। अगली ब्रांच है अपनी इक्थियोलॉजी। इक्थियस का मतलब होता है फिश यानी कि मछलियाँ, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। इक्थियस का मतलब होता है मछलियाँ यानी कि फिश, अर्थात मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। इसके अलावा एक हमारी वैकेंसी निकलती हैं FSH और AFSH, तो FDO एंड AFDO, ये दो हमारी वैकेंसी निकलते हैं। FDO का मतलब है फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर, AFDO का मतलब है असिस्टेंट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है इसके लिए, और अलग से हम इक्थियोलॉजी लेकर के हम अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करके उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इक्थियोलॉजी को काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रांच माना जाता है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की 70% पॉपुलेशन अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड के लिए फ़िश और राइस पर डिपेंड होती है। इसलिए मछलियों का उत्पादन आपके कृत्रिम आवासों में भी किया जाता है, जिसे हम फिशरीज़ के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो फिशरीज़ हमारी एक ऐसी इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसके अंदर मछली पालन और मछलियों का औद्योगिक स्तर पर इकोनॉमिकल किस तरीके से इम्पोर्टेंस किया जा सकता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो एक शाखा है अपनी इक्थियोलॉजी और दूसरी है कि आपकी फिशरीज। तो फिशरीज़ के अंदर तो इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ फिश एंड देयर कल्चर को शामिल किया जाता है, और जबकि मछलियों की आकार की, शारीरिक, वर्गीय आदि का अध्ययन स्टडी ऑफ द फिश कहलाता है, यानी कि इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगली इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, जोआ का मतलब होता है एनिमल, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि धरती के सबसे पहले एनिमल क्या कहलाए, प्रोटोजोआ कहलाए। और प्रोटोजोआ शब्द पहली बार गोल्डफर्स नामक वैज्ञानिक द्वारा उन प्राणियों के लिए दिया गया है जो कि सबसे पहले धरती पर विकसित हुए थे, जो कि विषमपोषी प्रकार के थे और जलीय आवासों पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उद्विकास की, चार्ल्स डार्विन की उद्विकास की थ्योरी कहती है कि सजीवों की उत्पत्ति जल से हुई है, और प्रोटोजोआ धरती के सबसे पहले प्राणी है। तो सीधी सी बात है, स्वच्छ जलीय आवासों पाए जाते हैं। केवल रेडियोलिरिया को छोड़कर ये जितनी प्रोटोजोआ हैं वो स्वच्छ जलीय आवास पाए जाते हैं। तो प्रोटोजोआओं का अध्ययन प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच आपकी पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी के अंतर्गत उन बहुकोशिकीय प्राणियों को शामिल किया जाता है जिनमें कोशिकाओं की संख्या तो एक से अधिक है, लेकिन अभी तक ऊतकों का निर्माण नहीं किया गया है। बहुकोशिकीय कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन करने वाले यूकैरियोटिक जलीय आवासों में पाए जाने वाले पहले बहुकोशिकीय, जिन्हें ब्लाइंड स्ट्रीट ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इनका नाम है स्पंजीज यानी कि पॉरीफर्स। तो पॉरीफेरा यानी कि स्पंजों का अध्ययन आपका पैराजूलॉजी कहलाता है। अगला इंपोर्टेंट ब्रांच है आपकी हेलमेंथोलॉजी। इसमें एक शब्द है आपका हेलमेंथ यानी कि वर्म। वर्मीज शब्द का उपयोग पहली बार लेमार्क नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, और लेमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, जिन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का प्रिंसिपल दिया था, जो कि बाद में इसका वाइजमैन द्वारा खंडन किया गया है। चूहों की पूंछ काट करके एक प्रयोग किया गया था वाइजमैन के द्वारा, और इन्होंने लेमार्कवाद का पूरी तरह खंडन किया था। इन्होंने एक शब्द दिया था जिसका नाम था वर्मीज।
वर्मी से बना वर्म, और वर्म का मतलब होता है हेलमिंथ यानी कि कृमि, और कृमियों का अध्ययन कहलाता है हेलमिंथोलॉजी। यानी कि इसके अंदर हम गोल कृमि और चपटे कृमियों को शामिल करते हैं, उनके अध्ययन को हम कहते हैं हेलमिंथोलॉजी, क्योंकि डाइवर्सिटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है। अगली अपनी स्टडी ऑफ द मॉलस्का, यानी कि सॉफ्ट बॉडी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेंगरवार का ये कहना था कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल को मॉलस्का कहा जाता है। तो मॉलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, और सॉफ्ट बॉडी एनिमल को मॉलस्का संघ के अंतर्गत शामिल करते हैं, मॉलस्का कहते हैं। और मॉलस्का प्राणियों का अध्ययन मेलेकोलॉजी कहलाता है। तो मेलेकोलॉजी का मतलब हुआ टू स्टडी ऑफ मॉलस्कन्स, यानी कि मॉलस्का प्राणियों का अध्ययन मेलेकोलॉजी कहलाता है। इसीलिए इन प्राणियों पर सुरक्षा के लिए बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट और कॉल्चोनिन नामक पदार्थ का बना एक कवच पाया जाता है। फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ कि मोलस्का प्राणियों पर बाह्य कंकाल यानी कि कवच के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और कॉल्चोनिन नामक रासायनिक पदार्थ का बना हुआ सेल्यूलोज जैसा पदार्थ है, कठोर है, जिसका नाम है कॉल्चोनिन नामक पदार्थ का बना कवच पाया जाता है, अर्थात इनके कवचों का अध्ययन कॉन्चोलॉजी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोलस्का प्राणियों के कवचों का अध्ययन कॉन्चोलॉजी कहलाता है, और ये प्रवाल भित्तियों के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और मोलस्का प्राणियों में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला है अपना लिम्नोलॉजी। ये भी आपकी मेलेकोलॉजी की ही एक साइड ब्रांच है, जिसके अंदर गैस्ट्रोपोड्स को शामिल किया जाता है। गैस्ट्रस का मतलब होता है उपापचय यानी कि पेट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेज यानी कि उपांग, यानी कि इनके जो उपांग है वो पेट पर लगे हुए हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम कहते हैं गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स वास्तव में क्या होते हैं, मोलस्का के सदस्य हैं ये। तो मेलेकोलॉजी की एक साइड ब्रांच निकलती है जिसका नाम है लिमेकोलॉजी। तो लिमेकोलॉजी के अंदर गैस्ट्रोपोड्स का अध्ययन किया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट ब्रांच है लिम्नोलॉजी। काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रांच मानी जाती है क्योंकि इसका उपयोग कृत्रिम रूप से मोती उत्पादन के लिए भी किया जाता है, और इसीलिए कुछ घोंघों का पालन भी किया जाता है, जैसे कि पिंक टाडा है जिससे हमको मोती प्राप्त होता है। एक आपका घोंघा है, तो घोंघों को हम बोलते हैं स्नेल्स। तो स्नेल्स यानी कि घोंघे का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है अपनी ऑफिस्थोलॉजी। ऑफियस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्नेक अर्थात सांप, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना अर्थात सांपों का अध्ययन ऑफिस्थोलॉजी कहलाता है। सांपों के अंदर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और ये रेप्टिलिया के सदस्य होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें आंतरिक रूप से तो 4 कोष्ठी, लेकिन बाहरी रूप से देखने पर 3 कोष्ठी हृदय दिखाई देता है। ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण एक लक्षण माना जाता है, और कपालों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में इनके केवल 2 समूह जिंदा हैं, एनअप्सिडा और डाइअप्सिडा। पैराप्सिडा, यूरप्सिडा, थेराप्सिडा तीनों सदस्य हमारे वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, और डायनासोर इसी ही कैटेगरी से शामिल किए गए। इनको सर्पेंटिना ग्रुप से भी लिया गया है, तो इनको सौरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। सर्पेंटिना या सौरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सौरेशिया का मतलब होता है रैंक करके चलने वाले, जिनमें छिपकलियों को भी शामिल किया जाता है, यानी कि अर्थात लिजर्ड का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है, जिसके अंदर हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, जो कि वास्तव में उंगलीचारी नखर युक्त उंगलियां होती हैं और एक कवच युक्त जमीन पर अंडे देते हैं। कछुए भी आपके रेप्टिलिया के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। अगला है अपना ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ द बर्ड्स। ये एक एग्जाम में आ चुका है, लैब असिस्टेंट एग्जाम में 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि चिड़ियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी एक महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है। एक तो ऑर्निथोलॉजी, एक ऑफिस्थोलॉजी, एक अपना लिम्नोलॉजी, मेलेकोलॉजी, कॉन्चोलॉजी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो चिड़ियाओं का अध्ययन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हो सकता है दोबारा भी पूछा जाए। तो चिड़ियाओं के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, क्योंकि चिड़ियाएँ धरती की सबसे एक विचित्र और सबसे आकर्षक कृति मानी जाती हैं, जो कि प्रकृति को अधिक सुंदर और सुरीली बनाती हैं, और साथ ही साथ ये पादपों के अंदर पर परागण की क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज इनके जीवन को सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन इफेक्ट और विकिरण प्रभाव के कारण हो रहा है। अगली शाखा है अपनी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी का मतलब होता है भ्रूणीय प्रवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना।
यानी कि जायगोट से लेकर के भ्रूण तक के निर्माण की प्रक्रिया और अपराग तक के निर्माण की प्रक्रिया और जितने भी हार्मोन्स में जो भी परिवर्तन होते हैं और जितने भी जनन हार्मोन्स भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन सबका सम्मिलित रूप से अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी